आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 8 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अपन अध्याय 1 आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। भारतीय संविधान पढ़ेंगे। भारतीय संविधान को जानने से पहले एक इसमें फुटबॉल के खेल का एक उदाहरण दिया गया है, जिसमें आप सभी ने देखा होगा कि फुटबॉल का खेल है वो पैरों से खेला जाता है, और यदि उस फुटबॉल के गोलकीपर के सिवा यदि कोई खिलाड़ी बाँह अपनी लगाता है या हाथ स्पर्श करता है तो वो फाउल या गलत माना जाता है, और गोलकीपर है वो उसको बाँह में पकड़ सकता है। तो जैसा कि इस उदाहरण से समझ में आता है कि जिस प्रकार से एक फुटबॉल के खेल के कुछ नियम और कायदे बने हुए हैं, उसी प्रकार जो कोई देश होता है तो उस देश के भी उस देश को चलाने के लिए, उस समाज को चलाने के लिए कुछ समाज के नियम, कानून और कायदे होते हैं। उसी भांति जिस प्रकार से खेल नियमों से प्रभावित होता है, उसी प्रकार हमारा जो देश है, समाज है, ये भी कुछ नियमों से बंधा हुआ है और उन नियमों से प्रभावित होता है। कक्षा 6 और 7 में भी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों में हम भारतीय संविधान पर चर्चा कर चुके हैं। इन किताबों को पढ़कर क्या कभी यह सवाल आपके भीतर पैदा हुआ कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि संविधान कैसे लिखा गया है या उसे किसने लिखा था? इस अध्याय में अपन इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान की मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। ये बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में इनमें से कुछ बातों पर विशेष जोर दिया जाएगा। आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद है की जा सकती है कि उनके पास संविधान ज़रूर होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। संविधान कई उद्देश्यों को सूत्रबद्ध करता है, जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान की बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या है। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हो। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश के लिए रक्षा की जानी चाहिए। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया था। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की ये मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई। अतः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नीति और भविष्य तय करने का मौका मिला था। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्र संघर्ष में उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के काम के बारे में भी आप इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे। इन बातों का क्या मतलब है कि ये समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करेंगे। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की घटना है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है। सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था, वहाँ राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते रहे। इसी संदर्भ के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। अब नेपाल एक
सत्ता को ख़त्म करने में कामयाबी मिल गई। आज नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना जानते हैं और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते हैं क्योंकि उस संविधान में जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते हैं, खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। कारण यह है कि नेपाल के लोग अपने देश के लिए एक नया संविधान बना रहे हैं। ऊपर के चित्र के साथ दिए गए अंश में लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया है कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज व्यवस्था चुनी है वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान को कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर राजा के मंत्रिपरिषद हाथ में रहेगी। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकें। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि वे नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण नीचे दी गई चित्रकथा पट में देखा जा सकता है, जो आप PDF के माध्यम से देख सकते हैं। लोकतांत्रिक समाज में प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करता है कि जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों में सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए। क्या आपको कक्षा 7 की पुस्तक में दिए गए दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभवों का कुछ याद है? उस अध्याय में बताया था कि ओम प्रकाश को दलित होने के कारण किस तरह से भेदभाव का सामना करना पड़ा। वहाँ आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मजात के स्थान पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम होता है। कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। इसलिए इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाज में भी पैदा हो सकते हैं, जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिनसे अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती है और उनका नुकसान होता है। जैसा कि इस चित्रकथा पट से भी पता चलता है कि बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज पर बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जा सकता है कि अल्पसंख्यकों को किसी भी ऐसी चीज़ से वंचित न किया जा सका जो बहुसंख्यकों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाए तो भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य यही दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं, या फिर एक समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरे की दबा सकते हैं, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। संविधान क्यों चाहिए? इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। ये बात सुनने के ज़रा अजीब लगती है कि असल में इसका मतलब ये है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। इसे समझने के लिए संविधान हमें फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश की आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांशतः लोग गंभीरता से महसूस करते हैं लगे हैं कि दलगत राजनीतिक सभी पार्टियां पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी हैं, इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह की ही सौंप दिया जाना चाहिए या फौजी शासन को हो जाना चाहिए। इस भावना से बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस-नहस कर देगा। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह से उन्माद से बचाना है। ये ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता है जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। कक्षा कार्य में देखिए, पहला प्रश्न है संविधान किसे कहते हैं। दूसरा, संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। तीसरा प्रश्न है भारतीय संविधान की कोई दो विशेषताएं बताओ। और चौथा प्रश्न है हमें किस प्रकार का संविधान चाहिए। गृह कार्य में देखिए, पहला प्रश्न है लोकतंत्र क्या है। दूसरा है निरंकुशता शब्द से क्या तात्पर्य है।
और तीसरा प्रश्न है, लोकतंत्र सरकार की कोई 4 विशेषताएं बताओ।